आज हम सभी एक अलग विषय पर सुनने जा रहे हैं और वो है 4Q कॉन्सेप्ट। जैसे बताया कि 3Q कॉन्सेप्ट के बारे में तो सभी ने सुना ही है, लेकिन आज उसमें एक और कॉन्सेप्ट को हमने जोड़ा है और हर एक का कनेक्शन समय प्रति समय किस तरह महसूस हुआ है। जो 4th कॉन्सेप्ट की बात थी MQ, वो आवश्यकता तो महसूस हुई, रियलाइजेशन भी हुई, लेकिन शायद उसको समा लिया गया चौथे SQ के अंदर। तो इसलिए फिर भी आज हम उसको हाईलाइट तो अवश्य करेंगे ही, क्योंकि जब संसार में उसकी आवश्यकता महसूस हुई है तो जरूर उसका भी एक सिग्निफिकेंस है दुनिया के अंदर। लेकिन क्योंकि अब तक जो 3Q के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सुना, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने आया था वो था IQ कॉन्सेप्ट और इंटेलिजेंस क्वोशंट, हर एक जानते हैं। दूसरा, उसके बाद धीरे धीरे समय आया और EQ कॉन्सेप्ट आया, इमोशनल क्वोशंट क्या है। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट आज प्रचलित होने लगा है संसार के अंदर वो है SQ कॉन्सेप्ट। ये तीन को जनरलाइज कर दिया है और चौथा इसी में ही समा गया है कहीं पर। लेकिन मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूं आपको कि 1912 में एक जहाज चला था, विश्व के अंदर सबसे बड़ा जहाज था और उस जहाज का एक दावा था कि ये कभी डूब नहीं सकता है या टूट सकता है। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा उस जहाज के बारे में। कौन सा जहाज था? टाइटैनिक। और ये जहाज के लिए इसलिए दावा किया गया था कि ये बहुत मजबूत है क्योंकि उसकी दो परतें थी, एक बाहरी परत थी, एक अंदर की परत थी, और दोनों इतनी मजबूती से बनी हुई थी कि उसका टूटने का या डूबने का कोई डर ही नहीं था। इसलिए शायद उन्होंने ये दावा किया था। परंतु हम सभी अनुभवी है इस बात के कि पहले ही सफर में ये जहाज डूब गया और उसमें काफी संख्या में जितने भी बैठे थे वो मर गए। वो सभी का मरने का कारण क्या था? ठंड थी और उन सबका मरने का कारण क्या था? भय नहीं। उन सबका अधिकतर जो संख्या में मरे उसका कारण ये था कि उसमें इतनी लाइफ बोट्स नहीं थी। उस जहाज में लाइफ बोट्स नहीं थी, बहुत कम लाइफ बोट्स थी और उसी कम लाइफ बोट्स में सारे चढ़ना चाह रहे थे। इसलिए भी अधिकतर लोग मर गए क्योंकि इन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता है, और जब डूब नहीं सकता है तो इतना स्पेस हम लाइफ बोट्स को रख करके क्यों ये करें, ऑक्यूपाई करें। तो इसलिए उसमें इतनी कम लाइफ बोट्स रखी थी। नहीं तो अगर लाइफ बोट्स उस प्रमाण में होते थे पैसेंजर्स के हिसाब से तो शायद सभी को बचा सकते थे। लेकिन क्योंकि लाइफ बोट्स नहीं थी, इसीलिए कम लाइफ बोट्स में सारे लोग चढ़ना चाह रहे थे तो वो डूब गया। और वो लाइफ बोट्स भी माना लोगों को किनारे तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हुई और इसलिए ठंड अधिक होने के कारण फिर और भी लोग डूब गए। मेन बात इसमें से सीखने को अगर ये मिलती है कि जीवन में भी हर क्षण हर वक्त के लिए
हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वो जहाज में ये बात बहुत अच्छी तरह सीखने को मिली कि they were not prepared, वो तैयार नहीं थे जब जहाज डूबने लगा उसको बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार आज जीवन रूपी जहाज या जीवन रूपी नैया जो चल रही है, उसमें भी जो कई परिस्थितियां, कई बातें आती है हमारे सामने, क्या हम उसको पार करने के लिए तैयार है, सक्षम है? सो आर वी प्रिपेयर्ड? यहां जो एक शब्द में गलती महसूस हो रही है, कौन सी गलती है? ये स्पेलिंग में कोई गलती महसूस हो रही है? हाँ, इंटेलिजेंस में, हाँ, इंटेंशनल है। उसका कारण ये है कि जो आई बड़ा हो गया है, जीवन में भी कभी कभी आई बड़ा हो जाता है ना? और आई जब बड़ा हो जाता है तो सारी झगड़ों की, समस्याओं की जड़ वही बड़े आय होने की होती है। आय वो ईगो कॉन्शियसनेस को लेकर के जब आ जाता है, तब जीवन में कई परिस्थितियां क्रिएट हो जाती है, और जो परिस्थितियों का जब सामना करना पड़ता है तो उस वक्त शायद हम तैयार नहीं होते हैं। ये आय को छोटा करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक बिंदी चाहिए। और ये बिंदी जब लग जाती है, ऐसे ही जीवन में भी शायद आज कल जो पहला लेसन आपने सीखा आत्मा का, वो आत्मा की बिंदी अगर लग जाए तो वो बड़ा आय छोटा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब उसको छोटा कर देते हैं तो हम जीवन के अंदर भी जो बातें आती है उसको पार करने के लिए तैयारी अपनी बना सकते हैं। और ये तैयारी हर एक को आज संसार में करने की आवश्यकता है कि आय को छोटा करें। हम कैसे करें, वो विधि तो यहां आपको प्राप्त होगी ही। छोटा करने की जीवन की यात्रा है, और इस जीवन की यात्रा में कई बातें आती है। वो बातें के लिए हर एक को जो आवश्यक है वो है एक विल। बहुत सुंदर कहा गया है, द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट। हर एक के पास ये विल होना बहुत आवश्यक है कि हमें जीवन में सफल होना है, जीतना है। बट द विल टू विन इज नॉट वर्थ अ पेनी इफ वी डोंट हैव द विल टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। जीवन में कामयाब होने के लिए अपने आप को हर वक्त के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। और जहां वो मुड़ जाने की बात आती है, परिवर्तन की बात आती है, उस परिवर्तन को अपनाने की भी एक तैयारी आवश्यक है। अगर वो तैयारी हमारे पास नहीं है तो शायद सफल होना, जीतना असंभव होगा। ये तैयारी एक लंबी यात्रा के लिए, जिस यात्रा को हमने कहा जीवन की इस लंबी यात्रा में हर वक्त हमें अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। साथ ही देखेंगे नेक्स्ट, सबसे पहला एक समय था आईक्यू का, इंटेलिजेंस क्वोशंट जिसको कहा। और इंटेलिजेंस क्वोशंट का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर लॉजिकल पावर बढ़ जाता है, रीजन करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, बातों को कई प्रकार से सुलझाने के लिए व्यक्ति के पास वो एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। जीवन में जो विघ्न आते हैं उसको पार करने के लिए एक अच्छी विचारधारा उसके पास होती है, एंड टू एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग, ताकि वो तर्क चला सके अपना, और वो तर्क के आधार पर उसको पार कर सके। 1904 में
कई आईक्यू टेस्ट डेवलप किए गए थे कि जिन आईक्यू टेस्ट के माध्यम से लोगों का आईक्यू देखा जाता था। और आजकल तो हम ये भी महसूस करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का आईक्यू भी कोई कम नहीं होता है, बहुत पावरफुल आईक्यू आजकल के बच्चों का भी होता है। एक बार एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि डू यू थिंक दैट द फादर्स आर ऑलवेज इंटेलिजेंट? तो वो पिता जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बच्चों के तरफ अपने चश्मे से देख करके कहते हैं एनी डाउट अबाउट इट? वो तो है ही, फादर्स आर ऑलवेज इंटेलिजेंट। तो फिर वो बच्चे ने अपने पिता से आगे कहा कि फिर एडिसन के पिता ने बल्ब का इन्वेंशन क्यों नहीं किया था? है ना? इसलिए कहा कि आजकल के बच्चों के आईक्यू के साथ में उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी कभी वो ऐसी बातें आपके सामने रख देंगे जिसका जवाब देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिन एक माँ ने अपनी बच्ची से कहा कि देखिए पड़ोस वाली लड़की भी तेरी क्लास में है, कितना अच्छा मार्क्स लाती है, पास होती है, और तुम जो है वही क्लास में पढ़ रही है, सब कुछ तेरे पास होते हुए भी तुम पढ़ती नहीं है, इतना कम मार्क्स तेरे आते हैं, तो तेरे सिर में भूसा भरा है क्या? तो बच्ची अपनी माँ से कहती है आफ्टर ऑल इट इज जेनेटिक्स, जो आप में होगा वही तो हमारे अंदर आएगा। तो इसलिए कहा कि ये है आजकल के बच्चों के आईक्यू कि अगर आप कुछ भी कहेंगे उसका जवाब इतने हाजिर तरीके से होते हैं और वो आपका मुंह बंद कर देते हैं कि उसको क्या जवाब दे, उसके बाद आपके पास कोई आंसर नहीं होता है। तो ये है आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट। संसार में जब ये समय चला था तो उसकी बहुत डिमांड थी, वहां तक के लोगों को जॉब्स जो मिलते थे वो भी उसी के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर मिलता था कि उसका आईक्यू लेवल कितना है। और उसी आईक्यू को लेकर के शायद हमने इतनी डिस्कवरीज की, इतने इन्वेंशंस किए और आज विज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन ये सारे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो हम सबके सामने है वो है आर पीपल हैप्पी? जीवन में क्या लोग खुश है? इतने डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बावजूद क्या वो सचमुच खुश है अपने जीवन में? क्यों नहीं है? उसका भी कारण है कि आज एक छोटे बच्चे को हम चलना सिखाते हैं, कैसे चलना चाहिए, अंगुली पकड़ करके उसको चलाना सिखाते हैं। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक गांव था, उसमें एक अनाथ बच्चा था और उस अनाथ बच्चे को एक दिन वो सड़कों पर था तो अचानक एक ट्रक वहां से आया और ट्रक की टक्कर उसको लगी और उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। वो तड़प रहा था, अनाथ था, उसका कोई था नहीं। कुछ समाज सेवी संस्था वाले इकट्ठे हो गए और कुछ सामाजिक लोग ऐसे सामने आए, उन्हें दया आई कि नहीं, ये अनाथ बच्चे का हमें मिल करके कुछ करना चाहिए, आखिर भी तो ये गांव का बच्चा है। और ये सोच करके कुछ लोगों ने समाज सेवी संस्थाओं से जाकर के उसके ऑपरेशन के लिए अपील की और उस पैसा इकट्ठा करके उसका ऑपरेशन करवाया। बहुत सालों के बाद वो समाज सेवक जिसने ये शुभ कार्य कराने का एक बीड़ा उठाया था और उस बच्चे को चलाया, उसको इस प्रकार का ऑपरेशन कराया जो चल सका, वो बहुत सालों के बाद वो फिर से उस गांव में आते हैं और गांव वालों से जब मिलते हैं तब उन्होंने यही कहा कि बहुत साल पहले अपने गांव में एक बच्चे का हम सबने मिलकर के ऑपरेशन करवाया था, वो बच्चा कहाँ है? किसी को पता ही नहीं था कि वो बच्चा कहाँ गया उसके बाद और उसका क्या हुआ। तो कहते पता ही नहीं चला उसके बाद तो वो हॉस्पिटल से कहाँ गया और क्या हुआ। तब वो समाज सेवक कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मैं कुछ सामाजिक कार्य अर्थ जेल में गया था
और वो बच्चा मुझे बड़ा वहां पर मिला। तो क्या हुआ उसका? हमने उसको चलना तो सिखा दिया, लेकिन शायद जीवन में कैसे चलना चाहिए वो नहीं सिखाया। इसलिए आज वो इतना बड़ा गुनहगार हो गया और ऐसे गुनाह करने लगा जो आज वो जो चल पा रहा है उसको भी अफसोस हो रहा है कि मुझे चलने के लिए तो आपने काबिल बना दिया, लेकिन कैसे चलना चाहिए उस वक्त आपने ये नहीं बताया। और इसीलिए शायद आज दुनिया के अंदर अनेक समस्याएं, अनेक परिस्थितियां, अनेक दुख के कारण बन चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति को जीवन के अंदर कैसे चलना चाहिए ये चलने की का तरीका उसके पास है नहीं। और उसके बाद बहुत जल्द ये महसूस होने लगा कि जहां व्यक्ति के पास आईक्यू है लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है। और प्रॉब्लम्स बहुत होने का कारण क्या है? तो जो कहा वो बड़ी आई ईगो वाली, ये टकराने लगती है। और जब ये टकराती है तो ऐसा माहौल क्रिएट कर लेती है जो उस माहौल में ना एक अंडरस्टैंडिंग है, ना जीने का मन करता है। इसलिए लोग जीवन में उबने लगे हैं। और तब ये दूसरे क्वेश्चन के बारे में जागृति आई कि मनुष्य दिमाग को विकसित कर लेता है और दिमाग के साथ अपने तर्क, आइडियाज और ये सब लेकर के चलने लगता है, इसलिए दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाता है। तो ऐसा कुछ तरीका व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो विकसित किया जाए तो शायद वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। इमोशनल क्वेश्चन माना भावनात्मक क्षमता, और ये भावनात्मक क्षमता को कैसे विकसित किया जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारे एक डीपर लेवल पर क्रिएट हो, और वो है भावनात्मक स्तर। तो EQ, IQ के साथ साथ अगर EQ हो, इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए उसको कहते हैं, दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे विकसित किया जाए? इमोशनल इंटेलिजेंस 1990 में डैनियल गोलमैन ने उसके अपने रिसर्च के माध्यम से बताया कि भावनाओं को समझना, और ये भावनाओं को समझना माना क्या, भावनात्मक क्षमता को विकसित करना माना क्या? तो इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर्स एंड अदर्स फीलिंग्स, हमारी और दूसरों की क्षमता को समझना, जिससे हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सके, एम्पैथी हमारे अंदर हो, कंपैशन हो, और व्यक्ति के सुख या दुख में, अच्छे या बुरे समय में हमें प्रत्युत्तर देना आए, एक रिस्पॉन्स देना आए। और उसके लिए कई टेस्ट उसने विकसित किए, और ये टेस्ट को लेकर के भावनात्मक क्षमता वाले व्यक्ति को हर बात में प्रेफरेंस मिलने लगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास है वो व्यवहारिक रूप से कुशल माना जाता है, और दूसरों के साथ के संबंधों में भी वो संबंध में वो एक दूसरे की भावना को अच्छी रीति समझ सके, ताकि टकराव होने के बजाय वो अच्छी तरह से चल सके जीवन के अंदर। ये बात को बढ़ाया गया, लेकिन उसमें भी देखा गया कि कई प्रकार की तकलीफें आने लगी। और वो क्या तकलीफें थी कि जब भावनाओं में बह जाता है इंसान तो उस वक्त कई बार ब्लाइंडली उस भावनाओं में बह जाता है। तो ब्लाइंडली जब बह जाता है तो उसमें भी नुकसान होता है, फिर वो इमोशनली हर्ट हो जाता है। इमोशंस जिसको कहा, इमोशन शब्द जो बनता है E प्लस मोशन, और विज्ञान में E माना एनर्जी, द एनर्जी इन मोशन, कि हमारे भीतर भी एक एनर्जी फ्लो हो रही है। ये एनर्जी इन मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे
कि जब भावनात्मक रूप से व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो कहां ना कहां कोई ना कोई उसकी भावनाओं को ठोकर मार देता है, और जब भावनाओं को ठोकर लगती है तो उस वक्त उसकी वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, और ये एनर्जी डिस्टर्ब होने के कारण वो फिर फंक्शन होने में उसकी जो क्षमता है वो क्षमता भी अफेक्ट हो जाती है। तो इस रीति से IQ और EQ का हम देखते हैं कि EQ मैटर्स मोर देन IQ। People who manage successful business don't necessarily have high IQ। कई ऐसे बिजनेस मैनेज करने वाले लोग हैं लेकिन कितना पढ़े हैं। बिल गेट्स आज दुनिया में नंबर 1 है, कितना पढ़ाई किया है उसने? हाई स्कूल तक। ऐसे कई हैं बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पास इतनी बौद्धिक क्षमता थी, लेकिन फिर भी आज बहुत ऊंचाई पर चले गए। उसका कारण क्या था? कि शायद वो व्यवहारिक रूप से बहुत कुशलता से सबके साथ संबंध निभा सके। उनकी जो भावनात्मक क्षमता थी वो बहुत हाई थी, ये बात है। दूसरा देखा जाता कि पर्सन्स हैविंग विलियम सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम उसको कहते हैं कि जिसका IQ लो लेवल होता है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे विशेष टैलेंट्स होती है। किसी के अंदर गाने की क्षमता है, भले स्कूल लाइफ में उसको देखो वो कुछ भी नहीं थे, उसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसकी जो टैलेंट है वो टैलेंट ने आज उसको कहां से कहां कोई ऐसा स्टेज, ऐसा मुकाम तक पहुंचा दिया। जो कोई गायक है, कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी विशेष टैलेंट्स होती है जो टैलेंट्स के आधार पर भी आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तो जरूरी नहीं उनके पास इतनी बौद्धिक क्षमता थी, नहीं। उसको कहते हैं विलियम सिंड्रोम। और people of high EQ are comfortable with themselves, outgoing, happy and have good interpersonal relationship। वही व्यवहार कुशलता अपने संबंधों को निभाने में। और इसीलिए देखा गया कि people are usually hired for their high IQ कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उसकी व्यवहारिक कुशलता नहीं है तो they are fired for the lack of EQ। ये महसूस हुआ है कि उसको लोग चाहते हैं ये यहां से चले जाए, ये यहां रहे नहीं। तो इसलिए कहा कि IQ से EQ बहुत ज्यादा महत्व रखने लगा। और आगे देखते हैं कि उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जो कहा कि EQ के बाद भी जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहने लग जाते हैं, अंध हो जाते हैं, ब्लाइंडली किसी के इमोशंस में ये हो जाते हैं, तो उसके बाद MQ आया। और MQ का मतलब क्या है? MQ माना मॉरल क्वेश्चन। मॉरल क्वेश्चन, व्यक्ति के जीवन में मॉरल वैल्यूज, और ये जागृति संसार में आने लगी कि सिर्फ भावनात्मक कुशलता, सिर्फ बौद्धिक कुशलता ही खाली जरूरी नहीं है। व्यक्ति के जीवन की मॉरालिटी क्या है, उसके जीवन में वैल्यूज क्या है। और इसीलिए उन लोगों को ढूंढने का प्रयत्न करने लगे वैल्यूज। आज दुनिया के अंदर कितनी जागृति आ गई है वैल्यूज के बारे में। लोग चाहते हैं कि नहीं, वैल्यूज के बिना जीवन नहीं है, वैल्यूज बहुत आवश्यक है। और इसलिए वो वैल्यूज को हम कैसे ले आए अपने जीवन के अंदर, ये जरूर हर एक ने रिजल्ट्स देख लिए हैं कि बिना वैल्यूज के जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं, खोखलापन महसूस होता है। भले उसके पास बुद्धि है, उसके पास भावनात्मक क्षमता है, लेकिन अगर वैल्यूज नहीं है तो खोखलापन महसूस होता है। और ये खोखलापन को दूर करने के लिए जो अंदर से एक शक्ति देता है वो है यही एक कैपेसिटी। इसलिए दुनिया ने महसूस किया न्यू एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी इफेक्टिव इन दिस एनवायरमेंट। आज के युग के वातावरण में चलने के लिए भीतर से व्यक्ति को बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। एंड दे आर नॉट जस्ट स्किल्स दैट आर लर्नड एट स्कूल। जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया वो नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है वो नहीं,
लेकिन ये क्षमता कुछ और है, और दे आर स्किल्स लाइक इंट्यूशन। आने वाले समय में कैसे इंट्यूशन से हम काम करें और सक्सेसफुल हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे हम जीवन के अंदर इतने फ्लेक्सिबल हो कि समय, वातावरण, व्यक्ति के हिसाब से हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सके। अगर टकराने जाएंगे तो चल नहीं पाएंगे, और जो ये स्किल्स को डेवलप नहीं कर सके वही अधिकतर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। जितनी मॉरल उसकी कैपेसिटी है उतना स्ट्रेस को हैंडल करने की शक्ति उसके अंदर आती है। और इसीलिए दुनिया के अंदर देखते हैं कि आज भारत के तरफ लोग क्यों आ रहे हैं। वेस्टर्न दुनिया के अंदर हाईली स्ट्रेस, थोड़ा कुछ होता है इतना सेंसिटिव नेचर, और वो सेंसिटिविटी के कारण इतने नाजुक कि उसको कुछ कह नहीं सकते। वहां तक कि माँ बाप भी बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हैं, तुरंत रिवॉल्ट। लेटेस्ट न्यूज आपने पढ़ा, अमेरिका में वॉशिंगटन में छोटा सा वो कॉलेज का लड़का 15 मिनट के अंदर 33 खून कर दिया। इतना सेंसिटिव, क्योंकि मॉरल कैपेसिटी नहीं है उसके पास, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है कि आने वाले समय के अंदर हर चीज को वो पार कर सके। तो ये शक्ति की आवश्यकता है, और इसीलिए तो आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी भारत में क्यों आ रहे हैं। ये नहीं कि खाली उसको, अगर आप कृपा करके मोबाइल्स को स्विच ऑफ रखेंगे तो दूसरों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके मोबाइल्स के बजने से दूसरों को काफी तकलीफ हो रही है, ऐसा महसूस होता है। हाँ, साइलेंट मोड में रख दे या स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि जब एक महत्वपूर्ण बात चल रही होती है। हाँ, तो इसलिए कहा कि ये सेंसिटिविटी अगर खत्म करनी है तो मॉरल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यही वैल्यूज बहुत आवश्यक है। और ये वैल्यूज के लिए ही, जब ये वैल्यूज को कोई स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उसको सिखाया नहीं जाता है, ये भीतर से ही बाहर विकसित करने की बात है। लेकिन इसको भीतर से बाहर विकसित कैसे करें, क्योंकि आज देखा गया है कि दुनिया के अंदर जो मॉरल कैपेसिटी वाले व्यक्ति है उसको हर कार्य में सक्सेस मिलता है। जिसके पास मॉरल कैपेसिटी नहीं है वो, उनको बात करने का भी एक तरीका नहीं आता है। कहा जाता है कि एक बार 2 रिसर्चर्स को भेजा गया कि आप जाकर के राजस्थान के जैसे रिमोट एरियाज है उसमें ये रिसर्च करो कि ब्लाइंडनेस क्यों डेवलप हो रही है। दोनों रिसर्चर आते हैं और पहला रिसर्चर जाता है एक व्यक्ति के पास और बैठा है वो, तो उसको जाकर के पूछते हैं, आपकी आंखें नहीं है क्या, आप अंधे हो गए हैं क्या, और आप अगर ये बताने की कृपा हमें करेंगे कि आप कैसे अंधे हो गए हैं तो हम एक रिसर्च प्रोग्राम चला रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर आगे चल करके आपका इलाज भी हो जाएगा। उसको क्या जवाब दिया होगा वो व्यक्ति ने? हाँ, क्या जवाब दिया होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। उसने कहा मेरे को कोई रिसर्च नहीं करवाना, आप जाइए और किसी के पास। वो पहला रिसर्चर कहता है अरे अंधा है तो अंधा कहा, उसको फील क्यों करना चाहिए, है ना। लेकिन सत्य इतना कड़वा है ना, आज उसको मैं धमका के पूछता था ना तो शायद वो सब बातें बताता था, लेकिन सत्य को लेकर के हमने उसको पूछा तो उसको कितना दर्द हो गया। जवाब नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला। ये उसका ओपिनियन था कि सत्य बहुत कड़वा है और सत्य को लेकर के चलेंगे तो संसार में कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मेजॉरिटी आज की दुनिया का भी ओपिनियन है। सच्चाई को लेके चलेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ईमानदारी को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, सक्सेसफुल। ये उसका ओपिनियन था। वहीं वो दूसरा रिसर्चर भी जाता है उसी व्यक्ति के पास 2 दिन के बाद, उसके बाजू में जाकर के बैठ के पूछता है, बाबा आपकी आंखें कैसे चली गई,
बताने की कृपा करेंगे? हम एक रिसर्च कर रहे हैं। क्या रिस्पांस मिला होगा उसको? पॉजिटिव। उसने भी सच बोला, सक्सेस मिला। पहले वाले ने भी सच बोला, सक्सेस नहीं मिला। क्या डिफरेंस था दोनों के सच में? बहुत डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? बोलने में क्या था? हाँ? प्रेजेंटेशन में क्या था? पहले वाले के प्रेजेंटेशन में क्या था? एरोगेंस, उद्धतता एकदम, हाँ? ये था। और दूसरे वाले के प्रेजेंटेशन में क्या था? ऑनेस्टी भी थी। और क्या था? हम्बलनेस था उसके अंदर, निर्माणता थी। और क्या था उसके अंदर? सामने वाले का सम्मान था, मीठा था। और क्या था? हाँ? कंसर्न था। कितनी वैल्यूज थी? अपनापन था, है ना? इसलिए कहा कि आज ये मॉरल क्वेश्चन को लेकर के जीवन में चलना हो तो उसका प्रेजेंटेशन, अगर कोई भी वैल्यूज को प्रेजेंट करने समय ईगो आ जाए तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। सैक्रिन देखी ना? सैक्रिन छोटी सी होती है, लेकिन सैक्रिन को सीधा जीवा पर रख दो, कैसा टेस्ट आएगा? बहुत कड़वा लगेगा, बहुत कड़वा। उसी सैक्रिन को दूध में या चाय में मिला दो, कैसा टेस्ट आएगा? बहुत मीठा। सच्चाई, ईमानदारी, ये वैल्यूज एक सैक्रिन की तरह है, सैक्रिन है। अगर इसका सीधा प्रयोग करेंगे ना, बहुत कड़वा अनुभव होगा। ईगो के साथ उसका प्रयोग किया, गुस्से के साथ प्रयोग करते हैं, मर जाएंगे। बहुत कड़वा अनुभव भी होगा, मर जाएंगे जरूर। इसलिए कई लोग देखते हैं कि अपनी वैल्यूज को भी इगोइस्टिक रूप में जब प्रेजेंट करते हैं तो लोग उसको मारते हैं, जरूर उसको मार खानी पड़ती है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। वो सैक्रिन है। वो सैक्रिन का प्रयोग हमेशा दूसरे वैल्यूज के साथ घोलना चाहिए। मधुरता, सम्मान, रिस्पेक्ट, सामने वाला का रिस्पेक्ट, हम्बलनेस, कंपैशन, कंसर्न, ये वैल्यूज के साथ उसको घोल दो तो बहुत मीठा अनुभव होगा। और सक्सेस न मिले ये हो नहीं सकता है। गारंटी है कि वहां आपको सक्सेस अवश्य मिलेगा ही। ये भीतर से हमें इतनी स्ट्रेंथ देता है और शक्ति प्रदान ऐसी करता है जो हर कार्य में आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी। आईक्यू और एमक्यू, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया, आईक्यू और एमक्यू में किस तरह का डिफरेंस है और किसका महत्व इसलिए अधिक हो जाता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एमक्यू देन आईक्यू। इंटेलिजेंस क्वेश्चन और मॉरल क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है मेनली जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के चलते हैं। इंफॉर्मेशन ये कहती है, इंफॉर्मेशन ये कहती है, इंफॉर्मेशन क्या, तो डील्स इन इंफॉर्मेशन। जबकि एमक्यू वाले जो है दे डील ऑन द बेसिस ऑफ इंसाइट्स। इंसाइट्स माना जो अंदर की वैल्यूज है उसको बाहर ले आकर के उसके आधार पर जीवन व्यवहार के अंदर प्रयोग में आते हैं तो उनका एक स्टैंड बन जाता है। जैसे व्यक्ति को एक मंजिल पर चढ़ना है और वो मंजिल पर चढ़ने है, लेकिन जो आधार लिया है, जो सीढ़ी ली है, वो सीढ़ी बड़ी कमजोर है कि 2-4 तप्पे चढ़े नहीं कि टूट पड़ेगी, तो वो मंजिल को प्राप्त कर सकेगा? एक मंजिल पर भी नहीं चढ़ सकता है। जीवन की मंजिल भी हम सभी ने तय रखी है, सफलता। जीवन में हर इंसान जो भी क्षेत्र में है सफल होना चाहता है, लेकिन जो आधार लिए हैं कमजोरियों के, और व्यक्ति कहने में भी कह देता है मेरे में एक ही कमजोरी है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो कमजोरी है ना। और ये कमजोरी गुस्सा, अभिमान,
दूसरे का अपमान करने की भले भावना नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसा स्वभाव बन चुका है, तो ये कमजोरी को लेकर के क्या जीवन में सफल होंगे? चढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आधार बहुत मजबूत चाहिए। और जो इनसाइट्स है, इनसाइट्स को अगर बाहर लाने का प्रयत्न, वो तरीका अगर सीख लिया जाए तो व्यक्ति कितनी भी मंजिल ऊपर जा सकता है, क्योंकि मजबूत आधार है, कहीं गिरने का या टूटने का भय नहीं है। भीतर से जो व्यक्ति टूट जाता है वो टूटता क्यों है? क्योंकि उसके पास मजबूती का बेस नहीं है, ये वैल्यूज का बेस नहीं है। इसलिए दूसरा देखेंगे कि जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाले हैं, बाहर से क्वालिटीज लेना है हमें, उसने ऐसा किया, मना स्किल्स उसके लिए महत्वपूर्ण है, वो चीजों को अपनाना चाहता है। लेकिन जो मॉरल क्वेश्चन वाला है, दे आर इंटरेस्टेड इन द इनेट क्वालिटीज, जो आत्मा के 7 गुण आपने देखे, ये 7 गुण हमारी निजी प्रॉपर्टी है, दैट इज विद इन मी, दैट इज माई ओरिजिनल आइडेंटिटी, वो मेरी वास्तविकता है। उसको जितना बाहर ला करके उसके आधार पर चलेंगे तो आप जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये मॉरल वैल्यूज को भी लाने के लिए ये आत्मा के जो 7 गुण है वो बेस हो जाता है। तीसरा देखेंगे, इसलिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाले, उनका एक्सेस कहां होता है? पोजीशन। इससे हमें कौन सी पोजीशन मिलेगी, क्या टाइटल मिलेगा, क्या इंफॉर्मेशन है, ये टेक्निक्स क्या है, ये टेक्निक्स उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक मॉरल क्वेश्चन वाले के लिए महत्व क्या रखता है? बीइंग, इंस्पायरिंग, रिलेटिंग, लीडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इस तरह से वो स्वाभाविक रीति से दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, दूसरों के लिए आधार बन जाता है, और वो खुद उसी आधार पर जीवन जीने लगता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो लेट अस बी, वो 7 गुण जो है, लेट अस बी दैट, और उसके आधार पर हम चले। उसके बाद देखा जाता द इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसके पास IQ ज्यादा है, दे आर प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल। जबकि MQ वाले जो है, दे आर कंसर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज के लेकर के जब चलते हैं तो उसके जीवन में प्रिंसिपल्स, बेसिस प्रिंसिपल्स का है। आज कोई भी क्षेत्र के अंदर लोग किसको याद करते हैं? वो व्यक्ति था, बहुत स्ट्रिक्ट था, प्रिंसिपल वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ काम करने में मजा आती थी, उसको याद करते हैं। प्रिंसिपल वाला व्यक्ति था, लेकिन आज भी उसको लोग याद करते हैं प्रिंसिपल्स के आधार पर, क्योंकि वो अनेकों के लिए ऐसा स्रोत बन गया। इसलिए कहा MQ, और उसी के आधार पर उनके साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन को देखते हैं। साइकिल ऑफ सेटिस्फैक्शन किस प्रकार चलती है व्यक्ति के जीवन के अंदर? मोटिवेशन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के आधार पर उसका मोटिवेशन कैसा होता है? बेस्ड ऑन आउटसाइड रिकॉग्निशन, लोग मेरी महिमा कितनी करते हैं, कितना मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उसके आधार पर उसका मोटिवेशन रहता है। किसी ने कह दिया हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत मोटिवेटेड है, फुल फोर्स में आगे बढ़ेंगे, और किसी ने कुछ नहीं कहा तो द गैस इज आउट, फ्लैट हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, मैंने इतना अच्छा किया। क्योंकि क्या होता है, बचपन से एक बच्चे के अंदर जब उसको माँ बाप मोटिवेट करते हैं तो क्या कहते हैं? स्कूल में थोड़ा भी कुछ फर्स्ट आया या अच्छा मार्क्स ले आया या अच्छा उसने कुछ किया परफॉर्मेंस, तो माँ बाप क्या कहते हैं? शाबाश बेटे, शाबाश बेटे। और शाबाश बेटे ये सुनते हुए बड़ा होता है। जब प्रैक्टिकल फील्ड पर आता है वहां कंपटीशन है, और कंपटीशन में कोई उसको शाबाश बेटे कहने वाला नहीं है। और जब उसने कुछ अच्छा कार्य किया, खूब मोटिवेशन है उसके अंदर, अच्छा कार्य किया, लेकिन किसी ने उसको शाबाश नहीं कहा, तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मैंने इतना अच्छा कहा तो भी किसी ने कुछ नहीं कहा, इतना नर्वस हो जाता है, शायद मेरा अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इतना नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाता है उसका। और वो नेगेटिव थिंकिंग के कारण नीचे आ जाता है।
फिर उसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है, करने जाओ, कोई बोलने वाला तो है नहीं, इसे तो नहीं करो तो भी अच्छा, बोलना ही नहीं है तो किसी को। इसीलिए यहां मॉरल क्वेश्चन वाला क्या करता है, वो दूसरों एप्रिशिएट करे उसके आधार पर जीवन नहीं बनाता है। अगर दूसरे ने अप्रिशिएट कर लिया तो उसका थैंक्स मानो कि उसके पास पहचानने की दृष्टि है, आपके अंदर कुछ अच्छाई है। लेकिन अगर नहीं किया तो उदास नहीं हो जाओ, रोज शाम को सारे दिन के कार्य को देखो और अपने आप को शाबाशी दे दो, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा मैंने किया, देखो ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा, अपने आप को मोटिवेट कर लो ताकि दूसरे दिन के लिए आपके अंदर एक फुल एनर्जी फिर से बनी रहे। किसी ने आज की दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है ना एप्रिशिएट करने का, और इसलिए अपेक्षा भी नहीं रखो। किसी ने कर लिया गलती से तो उसका थैंक्स मानो कि थैंक्स, तेरे पास भगवान ने कम से कम ये एबिलिटी तो दी है कि तुम पहचान सका कि ये व्यक्ति के अंदर ये अच्छाई है। लेकिन अगर नहीं किया तो उसके आधार पर मेरा जीवन नहीं चलता है। मेरा जीवन जो चलता है अपनी शक्ति, मेरे अंदर जो मॉरल पावर है उसके आधार पर, इसलिए अपनी मॉरलिटी को बनाए रखो। यही इंट्रिंसिकली इंटरनली वैल्यूज द टास्क, MQ वाला, और वही उसका मोटिवेशन का पूरा आधार है। उसके आधार पर इन्वॉल्वमेंट, जब मोटिवेशन आता है फिर इन्वॉल्वमेंट उसका होता है। IQ का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, लिप सर्विस कमिटमेंट। मुंह से बोलने में क्या जाता है, बोल दिया ठीक है कर लेंगे, बाद में कुछ होता नहीं है, किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, क्या करने का मतलब आता है ना, तो करता भी नहीं है। लेकिन MQ वाला एक इंटरनल कमिटमेंट है, उसकी वैल्यूज उसको कहती है कि नहीं करना है, इसलिए वो करता है। तो उसमें एक शक्ति है और उसको लेकर के आगे देखते हैं जो फीलिंग है लाइटनेस की, करने के बाद, इन्वॉल्व होने के बाद एक हल्कापन उसको महसूस होता है। सारा दिन कार्य किया लेकिन क्योंकि वो मॉरल वैल्यूज के आधार पर किया तो उसके अंदर एक लाइटनेस की फीलिंग है। IQ वाला लाइटनेस तब फील करता है, इट इज बेटर इफ इट इज फन। अगर फन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ो। जबकि MQ वाला हैप्पी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, साक्षी होकर के फिर उसका रिजल्ट भी देखता है, उस कार्य को देखता है, इसलिए उसको खुशी होती है कि चलो मैंने अपना योगदान दिया है इसमें। वो खुशी उसको भीतर से लाइट कर देती है और ये लाइटनेस को लेकर के वो इफेक्टिव बनता है और वो इफेक्टिवनेस उसकी इतनी ज्यादा है। IQ वाले का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स मेक्स थिंग हैपन, ये करना, ये करना, ये करना है, ऐसा करना, ऐसा करना, ये उसका चलता है। जबकि MQ वाले का मैनेजमेंट बाय इंस्पिरेशन अलाउज थिंग्स टू हैपन। आज का जमाना ऐसा है, किसी को सलाह देने जैसा नहीं है ना, आप इंस्पायर करो, वहां तक कि आप बच्चों को भी रोज सलाह देंगे ना, वो भी सुनने वाले नहीं। अगर एक छोटे बच्चे को रोज सुबह उठ करके आप सलाह देना चालू करो, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, 4 दिन सुन लेगा, 5वें दिन कहेगा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेक्चर बंद करो, उसको लेक्चर लगता है। इसलिए आज की दुनिया के अंदर जितना इंस्पायर कर सको आप, इंस्पिरेशन दे सको आप अपने कर्मों द्वारा, अपने जीवन द्वारा, उतना वो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल होगा और उसको भी इफेक्टिव बना सकेंगे और उसके आधार पर सेटिस्फैक्शन। IQ वाले का सेटिस्फैक्शन क्या होता है, ऑलवेज नीड्स मोर, नेवर सेटिस्फाइड। और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, कभी संतुष्टि उसके जीवन में नहीं। लेकिन MQ वाला रियलाइजेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस और उस बात को समझता है, उसका मर्म जब समझता है तब उसको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर उसमें कहीं थोड़ी बहुत हार भी मिलती है तो भी उसमें से लेसन सीख करके, उसमें से इंस्पिरेशन लेकर के वो और आगे मोटिवेट होता है और उस मोटिवेशन के आधार पर उसका जीवन बनाता है। तो ये डिफरेंस है IQ और MQ के बीच में। लेकिन उसके बाद एक और क्वेश्चन आया और वो है SQ। SQ माना क्या, SQ किसको कहते हैं, हाँ SQ किसको कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, वेरी गुड। और
SQ माना IQ प्लस EQ प्लस MQ इज इक्वल टू SQ। क्योंकि SQ में साइंस है, SQ मनुष्य को ब्लाइंड फेथ में नहीं डालता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो साइंस, एक विज्ञान है। वो साइंस है जो मेटाफिजिक्स के साथ डील करता है। साइंटिफिक वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड के साथ, फिजिक्स के साथ डील करता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस जो है मेटाफिजिक्स के साथ डील करता है। और इसलिए जहां साइंस खत्म होता है, जिस बात के लिए साइंस के पास उत्तर नहीं, उसका उत्तर आध्यात्मिक विज्ञान के पास है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो साइंस, कि जो हमारी इंटेलिजेंस को भी शार्पन करती है, ये इसको शार्पन करती है। और इसलिए व्यक्ति बौद्धिक रीति से भी, लॉजिकली भी सोचता है, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। तो वो व्यक्ति की विजडम को मजबूत करता है, IQ को पावरफुल करता है। आध्यात्मिकता में भावनात्मक क्षमता भी जुड़ी हुई है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन रैशनली कोई बात को समझते हुए, भावनात्मक रूप को जोड़ते हुए फिर उसको करो। आज सवेरे जैसे आपने परमात्मा की बातें सुनी, परमात्मा माना ये भावनात्मक बातें हैं, लेकिन उसको रैशनली कैसे समझा जाए, ये बातें भी देखी। तो भावनात्मक और बौद्धिक का समन्वय देखने को मिला। तो इसलिए कहा IQ के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में EQ भी है। और स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हमारे कैरेक्टर को, हमारी पर्सनैलिटी को, मॉरल वैल्यूज को लेकर के, स्पिरिचुअल वैल्यूज को जोड़ करके, मॉरल वैल्यूज का आधार हमने जैसे आपको बताया वो 7 गुण आत्मा के, वो 7 गुण। तो वो मॉरल वैल्यूज को विकसित करने के लिए भी आध्यात्मिक वैल्यूज कौन से हैं और दोनों को कैसे जोड़ा जाए, उससे ही स्पिरिचुअलिटी आती है। तो IQ प्लस EQ MQ इज इक्वल टू SQ। इसलिए उसको कहा इट इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, कि इसके आगे अभी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस means introducing a higher and deeper level of intelligence, which is spiritual intelligence. डैना जोहर और मार्शल ने एक पायनियर वर्क किया इसके अंदर, and have come to the conclusion that spiritual intelligence is the ultimate intelligence. उसके बाद आगे कोई इंटेलिजेंस है नहीं, आगे कोई क्षमता नहीं है। And the level of spiritual intelligence can be measured and expressed as SQ, like IQ and EQ. This is the intelligence used to solve the problems of meaning and value. जो हर बात में अर्थ और हर बात का मूल्य समझाता है, और उसके आधार पर हम अपना समय और शक्ति वहां लगाते हैं। नहीं तो अननेसेसरी कार्य के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां अर्थ है, जहां मूल्य है, वहां अपनी शक्ति को लगाओ, जो रिजल्ट्स देते हैं, जिसमें कोई मीनिंग निकलता है, जो जीवन को एक मतलब देता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने का एक मतलब देता है, ये बातों को लेकर के चलने के लिए प्रेरित करता है। और आगे इसको देखेंगे कि इसका पावर, उसका ट्रांसफॉर्मेटिव पावर कितना मजबूत है। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ SQ which distinguishes it from IQ and EQ. IQ primarily solves logical problems, बौद्धिक आधार पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मजबूर करता है। EQ allows us to judge the situation we are in and behave appropriately. जो सिचुएशन में हम हैं उसमें सही रीति से व्यवहार करो, ये सिखाता है। लेकिन SQ allows us to ask if I want to be in that situation in the first place. क्या मेरा वहां रहना जरूरी है? अगर मेरा मतलब ही नहीं है, उसमें एनर्जी वेस्ट करने जैसा है,
तो वहां से बाहर चले जाओ, कूद जाओ, उस सिचुएशन से बाहर कूद जाओ, वहां अपनी एनर्जी लगाओ नहीं। जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं वो बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम, आपने सुना होगा उसके बारे में, कि फ्रॉग के पास वो कैपेसिटी है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। उसको ठंडे पानी के पतीले में डाल दो, अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगा। वो पतीले को उठा करके स्टोव पर रखो, धीमी आंच पर पानी को गर्म करना शुरू करो। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है वो फ्रॉग अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करता जाता है। जब बॉईल होने को आ जाता है उसके बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, और सारी शक्ति तो एडजस्टमेंट में लगा दी, अब बाहर कूदने की भी ताकत नहीं है, एंड इट इज बॉइल्ड टू डेथ। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे हैं जो भावनात्मक रूप में आकर के बस एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करते जाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है एडजस्टमेंट की, लेकिन कहां करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये जरूरी है। अननेसेसरी सिचुएशन में भी अब हमने शुरू किया है, स्ट्रेसेस आर पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, एडजस्ट, इसलिए एडजस्ट करना शुरू किया। सिचुएशंस तो आनी ही है, जीवन उसके बिना है ही नहीं, सो एडजस्ट। प्रॉब्लम्स के बिना जीवन होता है कभी? एडजस्ट, प्रॉब्लम्स के साथ भी। तो हमने खाली व्यक्तियों तक सीमित नहीं रखा अपने आप को, प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना सीख लिया, सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना सीख लिया, स्ट्रेसेस के साथ एडजस्ट करना सीख लिया, और फिर वो सिचुएशन धीरे धीरे बॉईल होने लगती है। और जैसे जैसे बॉईल होने लगती है हम एडजस्ट करते जाते करते जाते करते जाते, और फिर जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है उसके बाद चिल्लाना शुरू कर, इतना एडजस्ट किया मैंने, अब मैं नहीं कर सकती हूं, इतना एडजस्ट किया मैंने, अब नहीं। तो इतना किया ही क्यों तुमने अननेसेसरीली, उसके बदले, और फिर अब नहीं कर सकते। सो वी आर ऑल्सो लाइक द बॉइल्ड फ्रॉग्स, उबल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उसी में ही। अरे जब आपकी उसमें जरूरत ही नहीं थी तो सारी शक्ति लगाने की आवश्यकता ही क्या थी? कूद जाओ। अगर वो फ्रॉग पहले ही कूद जाता था तो बच जाता था, उसके पास वो कैपेसिटी थी कूदने की। जैसे ही थोड़ा पानी गर्म हुआ तो कूद जाओ ना बाहर, क्यों अपनी एनर्जी लगा रहे हो उसमें? तो इसलिए कहा एसक्यू पहले हमें ये जजमेंट देता है, तीसरा नेत्र खोल देता है, और तीसरे नेत्र से हम देखते हैं क्या इसमें अपनी शक्ति लगाने की जरूरत है? नहीं, बाहर कूद जाओ, मतलब ही नहीं आता है वेस्ट करने का, है ना? उस शक्ति को और कहीं लगाओ। तो IQ एंड EQ आर सेल्फिश ओरिएंटेड एंड इट रिलेट्स टू दैट I, कैपिटल I को बढ़ावा देता है। बट SQ, MQ और SQ जो है आर प्योर इंटेलिजेंस विदाउट लिमिटेशन, इम्पोज्ड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। ऐसा कोई जगह नहीं जहां सेल्फिशनेस के आधार पर हम अपना कार्य कर रहे हैं, नहीं। इतनी प्योर है वो, इतनी शुद्ध है, इतनी निर्मल है कि जहां पर कोई सेल्फिश इंटेंशन ही के आधार पर उसकी इम्पोज नहीं किया गया है। तो इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेटिव पावर बहुत जबरदस्त है। और जब MQ साथ में होता है तो SQ को जैसे बहुत ज्यादा एक बूस्टर जैसे लग जाता है, और उस आधार पर वो आगे बढ़ जाता है जीवन के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ SQ, SQ को बढ़ाने का कंपोनेंट कौन से रहते हैं, जो डैना जोहर ने और मार्शल ने महसूस किया। सबसे पहला उन्होंने महसूस किया सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागृति, और आत्म जागृति के साथ साथ खुद को मोटिवेट करें, किसी के आधार पर नहीं, खुद को मोटिवेट करें। ये पहला है, क्योंकि जब तक आत्म जागृति नहीं है तब तक भीतर से हम अपनी शक्ति को बाहर नहीं ला सकते। व्यक्ति को अगर पता ही ना है, इसलिए आज सबसे पहला सवाल सुबह में मैंने पूछा, आत्मा का ज्ञान से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? क्यों चाहिए हमें आत्मा का ज्ञान? आत्मा के ज्ञान से ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है
कि वो सातों क्वालिटीज को हम बाहर ले आते हैं, जिससे ईगो न्यूट्रलाइज होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम खत्म कर सकते हैं, एक दूसरे को समझने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसलिए आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है कि अपनी वास्तविकता को बाहर ले आना सहज हो जाएगा उससे। दूसरा है इमोशनल मैनेजमेंट, कि भावनात्मक रूप से जब व्यक्ति कोई हमें डिस्टर्ब भी करता है तो हम अपने आप को भीतर से ठीक कर ले। ये नहीं कि उसको लेकर के हम उबलते रहे, उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे नहीं। अगर मुझे अपनी क्षमता मेरे पास है, अपनी क्वालिटीज है, किसी ने कुछ कह भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लिमिटेशंस को देख लो, है अगर वो बात को ठीक कर लो और आगे बढ़ो। अपने आप को इमोशनली वहां मैनेज कर सकते हैं। नहीं, एडजस्टमेंट माना कि वो परिस्थिति जहां आपको रहना नहीं चाहिए वहां एडजस्ट कर रहे हैं, और इमोशनल माना कि आप जो है वहां है नहीं, या तो निकल भी आए, फिर भी अगर किसी ने टोक दिया, वहां से निकल आए और किसी ने टोक दिया, तुम ऐसा हो वैसा हो, ये है वो है, तो हर्ट नहीं होते हैं। हर्ट होने के बजाय उसको संभालने की शक्ति आ जाती है कि वो बात को लेकर के फिर हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई कार्य करने में मन नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, 2 दिन तक इतने नर्वस हो जाते हैं। तो ये है इमोशनल मैनेजमेंट करना नहीं आता है, इसलिए 2 दिन हमारे बिगड़े। वो परिस्थिति से बाहर कूदा है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, वो चीज को इमोशनली अपने अंदर हैंडल नहीं कर सके। इमोशनली इसलिए मैंने कहा ना, इमोशन माना क्या, तो ई प्लस मोशन, कि जो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है उस एनर्जी को फिर ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन स्पिरिचुअल पोषण वाला व्यक्ति, क्योंकि उसके पास MQ वो बूस्टर है, तो वो अपने आप को जल्दी ठीक कर देता है। अल्टीमेटली तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। एडजस्ट नहीं, एडजस्ट माना परिस्थिति, समस्याओं, स्ट्रेसेस, लोगों, उससे नहीं, ये खुद में इनर मैनेजमेंट, अपनी भावनात्मक बातों को मैनेज कर लेना। हर्ट अगर हुए भी है तो जल्दी उसको ठीक करके रिकवर करके, 2 दिन बीमार पड़े रहे, बीमार होकर के खटिया पकड़ ली, बुखार आ गया, ये नहीं, ऐसे मैनेज कर लिया, चलो आई भी और गई भी। किसी ने कुछ कह दिया, संबंध खराब कर दिए हमने, नहीं, वो नहीं, वापस जैसे थे वैसे अपने आप को इमोशनली मैनेज कर लिया। तो उसकी आवश्यकता है, और वो तभी कर सकते हैं जब स्पिरिचुअली व्यक्ति पावरफुल है। ये कंपोनेंट है उसका, इमोशनल मैनेजमेंट। तीसरा है एप्रिसिएशन, दूसरों की भावनाओं को भी समझना, और उसको आने वाले समय में अपने संबंध को खराब करने के बजाय उसको मैनेज कर लेना, एप्रिशिएट कर लेना। जैसे एक बार एक भाई काम से घर में आए जब, तो देखा कि उसकी वाइफ टीवी देख रही है और हाथ में वो पॉपकॉर्न का पैकेट है और पॉपकॉर्न खा रही है और टीवी देख रही है। उसका आया गया जैसे कोई महत्व ही नहीं रहा उसके लिए, ऐसा उसने बिहेव किया। तो वो पति को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने पूछा उसको क्या हुआ, कहा कुछ नहीं। पति ने महसूस तो किया कि आज कुछ है तो जरूर, है ना। जैसे ही वो घर में आए, किचन में गए तो देखा सारे बर्तन और रात का किचन और सब कुछ वैसे ही पड़ा है, और वो टीवी देख के खा रही है, पॉपकॉर्न खा रही है। बाहर आकर फिर उसने पूछा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं। उसके बाद कमरे में गए तो देखा कि रात का बिस्तर भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, सब सामान इधर उधर ऐसा ही बिखरा पड़ा है। उसको लगा जरूर कुछ है बात। तो आकर फिर पूछा क्या हुआ, कहा कुछ नहीं। तब उसको थोड़ा गुस्सा आया कि जरूर कुछ हुआ है और तुम कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या बात क्या है, ये सब चीज ऐसे क्यों पड़ी है। तो वाइफ कहती है रोज आप घर आते थे और आप आकर के यही कहते थे
तू सारा दिन करती क्या है, पता ही नहीं क्या करती है सारा दिन। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं किया ताकि आपको पता चले कि मैं क्या करती, है ना। कहने का भाव कि दूसरे जो कर रहे हैं उसको महसूस करिए आप। ये एसक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कंपोनेंट है जो हमारे संबंधों को सुमधुर कर देता है। आप घर में आकर के यही कहेंगे अगर तू सारा दिन करती क्या है, सारा दिन करती क्या है, तो आज मैंने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे आप, अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। इसलिए दूसरे जो कर रहे हैं भले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको अप्रिशिएट करो और उसको मैनेज करो, तो आपका संबंध जो है बहुत अच्छा रहेगा और उसमें जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। एसक्यू लेवल आपका तभी हाई माना जाता है। और चौथा है अप्रिशिएटिंग अदर्स, माना वो रिकॉग्नाइज करते हुए दूसरों को अप्रिशिएट करना और अप्रिशिएट करते हुए उसको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हम भी अपना योगदान दें, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से जब भी करेंगे कोई भी कार्य तो जरूर है कि अपने संबंधों को आप अच्छी तरह से बना सकेंगे। और उसकी टेक्निक क्या है, उसकी टेक्निक कैसे करेंगे, हम इस चीज को कैसे प्रैक्टिकली लाएंगे, बहुत सरल है। और बहुत सरल इसलिए है क्योंकि जो एसक्यू का मेन टर्म है अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, जीवन के अंदर मैनेजमेंट की फिलॉसफी को अच्छी तरह समझ लो। क्या है मैनेजमेंट की फिलॉसफी? इस शब्द को अगर अलग करेंगे, मैन अ जेम, व्यक्ति अपने आप में एक हीरा है, लेकिन कब? जब उसका ईएनटी ठीक होता है तब। ईएनटी माना कोई नाक कान गला नहीं, ईएनटी माना कोई ईयर नोज एंड थ्रोट की बात नहीं है। ईएनटी का बहुत गहरा अर्थ यहाँ लिया गया है और स्पिरिचुअल लेवल पर उसको लिया गया है, तभी व्यक्ति अपने आप में एक हीरा बन सकता है। ई का भावार्थ है एनलाइटनमेंट, व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना की जागृति। आध्यात्मिक चेतना बहुत आवश्यक है। जब ये एनलाइटनमेंट व्यक्ति के भीतर से आती है तो उसके पास कौन सी शक्ति होती है? एन, और एन माना नेचर, स्वभाव। व्यक्ति का जो नेचर है, स्वभाव है, उस स्वभाव के अंदर जो कमजोरियां आ गई है, वो स्वभाव की कमजोरियों को मिटाने की शक्ति उसके अंदर आती है। नेचर के अंदर कौन सी बात ले आनी है? तो जो आज सवेरे हमने देखा, आत्मा के 7 गुण, नॉलेज, प्यूरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। तो नेचर के अंदर इसको जितना उजागर करेंगे आप, इसको जितना बढ़ावा देंगे आप, तो जो कमजोरी वाला नेचर है उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। और तब टी मतलब ट्रांसफर द सेल्फ, तब हम खुद का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे और वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और यही ये रिट्रीट प्रोग्राम्स का भी लक्ष्य है, ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना की जागृति आए और वो चेतना के आधार पर वो अपने स्वभाव के अंदर ऐसा परिवर्तन ले आए, अपने संस्कार के अंदर ऐसा परिवर्तन ले आए, और उस परिवर्तन से व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। और उसका आधार, बेसिस है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आर टू बी एक्सपीरियंस्ड, उसको महसूस करना होता है, अनुभव करना होता है। वी मे टॉक एंड रीजन आवर लाइव्स, सारी जिंदगी हम तर्क चलाते रहे, बातें करते रहे, बट कैनॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ ट्रुथ अनलेस वी एक्सपीरियंस इट। आत्मा का जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक आत्मा के विषय में कितनी भी बातें कर ले, सब बेकार है। और इसलिए व्यक्ति आज की दुनिया में यही सवाल पूछता है कि वो आत्मा के ज्ञान से क्या फर्क पड़ेगा हमारे जीवन में, क्योंकि मालूम ही नहीं, उसको रियलाइज नहीं किया है। तो आत्मा का ज्ञान अगर है, सत्यता की बातों को जब तक महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, आत्मचिंतन से होगा आत्म अनुभव, परमात्म चिंतन से होगा परमात्मा अनुभव। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वैसा अनुभव कर सकता है।
तो चिंतन के माध्यम से उसको अनुभव करना, ये यहाँ की फिलॉसफी है। और उसके लिए जो बेसिक 3 सवाल पूछना होता है अपने आप को रियलाइजेशन के लिए, वो है द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वही आधार बन जाता है। वी आर एसेंशियली स्पिरिचुअल बीइंग्स ट्राइंग टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंस बाय आस्किंग सर्टन फंडामेंटल क्वेश्चन। हम आध्यात्मिक शक्ति है, ह्यूमन बीइंग माना आध्यात्मिक वो चेतना है जो इस दुनिया के अंदर अनुभव प्राप्त करना चाहते, मानवीय अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके लिए ये 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हु एम आई? सालों से, सदियों से ये सवाल लोगों के सामने आता रहा है, मैं कौन, मैं कौन, और कितने तरीके से उसका जवाब दिया गया है। लेकिन आज पता चला कि मैं कौन, वो सतोगुणी का एसेंस, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज, जो 7 गुण है उसका स्वरूप है, ये मेरी वास्तविकता है और यही मुझे जीने के लिए भी चाहिए। ये वास्तविकता को समझने के लिए व्यक्तियों ने कितना भिन्न भिन्न तरीके अपनाए, आत्मा के विषय को समझने के लिए, परमात्मा के विषय को समझने के लिए। दूसरा सवाल है वेयर एम आई गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जैसे पहले मैंने आरंभ में एक सवाल किया, क्या हम तैयार है? ये जीवन यात्रा जो है एक बहुत लंबी यात्रा है। इस यात्रा पर चलने की तैयारी है। जब तक वो आय को छोटा नहीं कर देते हैं तब तक इस यात्रा पर कितने भी कदम बढ़ाएं वहीं के वहीं है, आगे बढ़ते नहीं है, वहीं के वहीं है, लंगर उठा ही नहीं है। एक व्यक्ति सारी रात चक्कू चलाता रहा नाव का, सुबह उठ के देखता है वहीं का वहीं है। कारण क्या हुआ? लंगर उठाया ही नहीं था। तो ऐसे ही जब तक ये लंगर नहीं उठता है आध्यात्मिक चेतना का, तब तक जीवन की यात्रा में आगे प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। सारी जीवन भी हम खेलते रहे लेकिन वहीं के वहीं रहेंगे। ये जीवन के अंत में पश्चाताप करने की बारी न आए, उसके लिए कहाँ जाना है ये तैयारी भीतर से हमारी हो। एंड व्हाट डू अदर्स मीन टू मी? दूसरे भी मेरे लिए क्या मायना रखते हैं? जैसे मैं एक चैतन आत्मा हूँ, वो भी एक चैतन आत्मा है। और जब आत्मिक भाव से एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, बातें करते हैं, तो एक बहुत सुखद अनुभव हम कर सकते हैं। तो यही आध्यात्मिकता का बेस है, एसक्यू को विकसित करने का बेस है। तो इन शब्दों के साथ 4Q कॉन्सेप्ट मैं समझती हूँ आपको बहुत ही स्पष्ट हो गए होंगे आज। और कोई सवाल हो तो आप लेसन के बाद भी पूछ सकते हैं। और इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।